नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। और ये परसेंटेज का 5th पार्ट है जो हम लोग कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन को और कोशिश करेंगे कि परसेंटेज के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग जल्द से जल्द खत्म कर सकें ताकि आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना सकें इस टॉपिक का। सो 52nd क्वेश्चन आप लोगों को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 200 liters of mixture contains 15% water and rest is milk. The amount of milk that must be added to make water 12.5% in the mixture। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले मैं आराम से लिख देता हूँ। देखिए 200 लीटर आपके पास यहाँ पर मिक्सचर है जिसमें 15% पानी है, वाटर इज 15%। तो मिल्क कितना होगा हमारे पास? मिल्क होगा 85%। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि मिलाया क्या जा रहा है, तो मिल्क मिलाया जा रहा है। अब देखिए इसी में क्या होगा कि यहाँ पर हमने मान लीजिए x लीटर जो है वो मिल्क मिला दिया, तो डेफिनेट सी बात है टोटल क्वांटिटी चेंज होगी, बढ़ेगी। यानी कितना? 200 प्लस अब x हो जाएगी। अब नए वाले मिक्सचर में हमारे पास वाटर कितना है? नए वाले मिक्सचर में हमारे पास जो वाटर है वो कितना है? हमारे पास 12.5% है। तो मिल्क कितना होगा? मिल्क हमारे पास बनेगा 87.5%, क्योंकि टोटल अपने आप का 100% होता है। अब लेकिन देखिए दोनों केस में हमारे पास बेस वैल्यू अलग है। यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 प्लस एक्स है। अब ध्यान से देखिए, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में यही बताया था आप लोगों को कि किस चीज को आपको कांस्टेंट रखना होता है। तो पॉइंट क्या है कि अगर मिल्क ऐड किया जा रहा है तो फॉर श्योर वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो वाटर की क्वांटिटी को हम लोग जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि वाटर की क्वांटिटी है कितना। तो वाटर का क्वांटिटी 15% पहले था, कितने का? 200 का। और वाटर का क्वांटिटी अभी कितना है? 12.5%, कितने का? 200 प्लस एक्स का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से बना सकते हैं। मैंने इसको इक्वेशन से लिखा, लेकिन देखिए आप इक्वेशन बनाने में डायग्राम पे मत जाइए, इक्वेशन को बनाने में मुझे सिर्फ एक लाइन लग रहा है, रेस्ट आपकी पूरी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, आप कैसे कैंसल आउट करते हैं ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व है। सो इसमें देखते हैं हम लोग 15% ऑफ 200, 12.5% ऑफ 200 प्लस एक्स। इसमें मैंने किया क्या है? वाटर की क्वांटिटी को मैंने कांस्टेंट किया हुआ है, वाटर की क्वांटिटी को कांस्टेंट किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, 12.5 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम जाएगा। और 15 8 बिकम्स 240, तो सॉरी ये 16 टाइम जाएगा, सॉरी ये 16 टाइम जाएगा। 15 16 जाएगा हमारे पास 240, और यहाँ पे आएगा 200 प्लस एक्स। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई? 40 लीटर्स। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या पूछा हुआ था? अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड। तो मिल्क कितना ऐड किया था? एक्स लीटर्स। तो एक्स लीटर का ही वैल्यू आ गया 40 लीटर्स। तो फिर से बता देता हूँ, एलिगेशन लगाया जा सकता है, इसमें आप रेशियो लगा सकते हैं। मैंने नॉर्मल इक्वेशन मेथड से भी बताया हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। अगला सवाल, फ्रेश मशरूम कंटेन्स 90% वाटर while dried mushroom contains 12% water. How much dried mushroom will be obtained from 22 kg of? यहाँ पे बेसिकली फ्रेश मशरूम होना चाहिए था, यहाँ पर फ्रेश मशरूम होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा सवाल है ये। मैं पहले लिखता हूँ फ्रेश मशरूम। ठीक है, फ्रेश मशरूम। तो देखिए कोई भी चीज़ ताजी होती है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो आपके पास ये कॉमन क्वेश्चन मिल जाता है आप लोगों को। वाटरमेलन से बेस्ड क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने कभी। ठीक है, एनीवेज फ्रेश मशरूम की बात करेंगे तो कोई भी ऐसे फल सब्जी की बात की जाए तो उसमें क्या होता है? उसमें वाटर पार्ट होता है, वाटर पार्ट होता है। ठीक है, उसमें लिक्विड्स होते हैं, वाटर पार्ट होता है, प्लस इसमें ड्राई पार्ट होता है जिसको हम लोग पल्प बोल सकते हैं। ठीक है, पल्प होता है। तो आप देखिए कि फ्रेश मशरूम में कितना परसेंट वाटर है? 90% वाटर है। तो पल्प पार्ट कितना हो गया? 10% हो गया। अब अगर यही ताजा जो मशरूम है, अगर ये सूख जाए गर्मी की वजह से, ड्राई हो जाए, तो ड्राई होने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें पानी होगा ही नहीं। ड्राई का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें पानी होगा नहीं। पानी की आपकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो अब कितना हो गया? 12% हो गया पानी इसमें।
अगर ये 12% हो गया तो पल्प कितना होगा, 88% होगा, क्योंकि टोटल अपने आप का 100% होता है। और आप देखिए इसमें कि अगर यहाँ तक हो चुका है तो आप देखिए पहले फ्रेश मशरूम आपके पास कितना केजी था, दैट इज 22 केजी था। ड्राइड मशरूम कितना, हम लोग कह देते हैं मान लीजिए x केजी है, सपोज कर लीजिए। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि आप देखिए क्या पार्ट कांस्टेंट होगा। सिंपल सी बात है, देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास एडिशन बेस्ड, ये क्वेश्चन आपके पास था एडिशन बेस्ड, इसमें कोई चीज ऐड की जा रही है। लेकिन ये आपके पास जो अगला वाला सवाल है ये क्या है, इवेपोरेशन बेस्ड है। इवेपोरेशन में क्या होता है, वाष्पित होता है पानी, यानी आपके पास पानी ड्राइड अप होता है, यानी ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो रहा है। हमें क्या करना होता है ऐसे टाइप में कि जो चीज कांस्टेंट होती है उसको पकड़ना होता है। तो देखिए वाटर तो कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट क्या होगा, जो पल्प वाला पार्ट है। इस 10% का बेस वैल्यू कितना है 22, और इस 88% का बेस वैल्यू कितना है x। तो आपको इसी पार्ट को इक्वेट करना है, दैट इज 10% ऑफ 22 इक्वल्स टू 88% ऑफ x। अगर देखिए परसेंट से परसेंट हटा दिया जाए, 22 से ये 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो x का वैल्यू कितना आएगा 10/4, दैट इज कितना 2.5 kg, एंड दैट्स माय आंसर। ठीक है, कि इतना वाटर ड्राइड अप होगा, सॉरी इतना जो है आपके पास वाटर ड्राइड अप नहीं होगा, ये ड्राइड मशरूम का ही वेट आ गया आपके पास। अगर आपसे बोला जाए कि कितना हमारे पास वाटर ड्राइड अप हुआ था, तो जो फ्रेश मशरूम था वो 22 किलो का था, जो ड्राई मशरूम है वो 22.5 kg का है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस लेंगे, उतना पानी ड्राइड अप हुआ था, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा 19.5 kg, इतना पानी ड्राई अप हुआ था, ये ड्राई मशरूम का वैल्यू है। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें थी जो हमने सिखा दिया इसमें। नेक्स्ट अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इन विच मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो 1:4। अब देखिए कोई भी चीज जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो हमारे पास कितना है 1:4 है, तो मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा 1 आउट ऑफ कितना 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100%, कितना बनेगा 20% मिल्क बनेगा। वाटर कितना बनेगा 80%। ठीक है, मिल्क बनेगा 20% और वाटर बनेगा 80%। अब एक सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं। देखिए हर क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लोग मिल्क ऐड कर रहे हैं, मिल्क आपके पास कितना था पहले, मिल्क हमारे पास था 20%। अगर आप मिल्क ऐड करेंगे तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कभी कम नहीं हो सकता, कभी बराबर नहीं हो सकता। तो पहले हमारे पास 60 लीटर्स में मिल्क 20% था, अगर मिल्क और ऐड करेंगे तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कभी कम नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, दिस मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप सॉल्व करेंगे तो जितना आप मिल्क का क्वांटिटी ऐड करेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कभी भी किसी सोल्यूशन में जो भी आपके पास मिल्क और वाटर है, अगर उसमें मिल्क आप ऐड करेंगे तो पहले के अपेक्षा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पर कम हो रहा है, ऐसा मिक्सचर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, और अच्छे से समझिए, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक टॉपिक उठाया जाए तो उसमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कराया जाए। 70 क्वेश्चन का मैंने पूरा एक सेट बना रखा है। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये 5th वीडियो है, तो प्लीज पिछले 4 वीडियो जरूर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a school, there are 2000 students. On 2nd of January, all the students were present in the school except 4% of the boys. And on 3rd January, तो मैं पहले यहाँ पे 2nd जनवरी की बात करूंगा और फिर मैं यहाँ पे 3rd जनवरी की बात करूंगा। On 3rd January, all the students are present in the school except 28/3% of the गर्ल्स। तो एक सिंपल सी बात है, बट इन बोथ द डेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल वर सेम। टोटल जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वो सेम थे। अब देखिए बॉयज को अगर आप बी मान लीजिए, गर्ल्स के नंबर्स को जी मान लीजिए। मैंने कहा पहले 2nd of January की बात करोगे तो 4% बॉयज आपके पास एब्सेंट थे। ठीक है, 4% बॉयज, तो प्रेजेंट कितने हुए 96%। 96% ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट, और गर्ल्स तो कोई एब्सेंट नहीं थी, तो सारी गर्ल्स प्रेजेंट थी। ये प्रेजेंट का डेटा आ गया, कितने बच्चे प्रेजेंट थे 2nd of January को। 3rd जनवरी की बात करेंगे, 28/3% ऑफ द गर्ल्स ये एब्सेंट थी।
तो प्रेजेंट कितनी होंगी? आप 100% में से 28/3% को अगर माइनस करेंगे तो ये 300 में से 28 चला जाएगा तो बनेगा 272/3%। इतने आपके पास गर्ल्स प्रेजेंट थी। 272/3% ऑफ गर्ल्स वर प्रेजेंट एंड ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट एंड टोटल स्टूडेंट दोनों दिन क्या थे आपके पास बराबर प्रेजेंट थे। अगर आप एक काम करें, ये बॉयज वाला वैल्यू इधर लेते आए, ये गर्ल्स वाला वैल्यू इधर लेते जाए, तो आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू क्या बनेगा हमारे पास? ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली यही रिजल्ट आएगा। 28/3% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4% ऑफ बॉयज। यहां से परसेंट चला गया, 4 से हमारे पास कितना 7 बार, और बॉयज अपॉन गर्ल्स जो हमारे पास वैल्यू आया वो कितना बना 7 अपॉन कितना 3, यानी 7 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हमारे पास? 3 लड़कियां हैं। अब देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल पूछा हुआ है। टोटल हमारे पास देखिए, टोटल ये बॉयज और गर्ल्स का हमारे पास रेशियो आया है, सिर्फ प्रेजेंट वाले का नहीं आया। टोटल बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7/3 आ गया है। टोटल स्टूडेंट्स अगर 2000 है तो गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है, तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी बनेगी? 3 यूनिट आउट ऑफ कितना 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना 2000। यहाँ से 0 चला गया, 200 इंटू 3 कितना बनेगा 600 गर्ल्स, एंड दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। 500 kg ऑफ ओर कंटेन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन आफ्टर विच आफ्टर द फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस 200 kg ऑफ स्लैग कंटेनिंग 12.5% ऑफ आयरन वॉज रिमूव्ड। अब देखिए यहाँ पे 500 किलो आपके पास क्या है, 500 kg क्या है, ये आपके पास ओर है, जिसमें से x kg हमारे पास क्या है आयरन। x kg क्या है आयरन। अब अगर इसमें से 200 किलो निकाल दिया जाए 200 kg, तो इस पहले 200 kg में से हमारे पास 12.5% जो है वो आयरन है। 12.5%, ठीक है। 12.5% कितने का 200 का, तो 1/8 होता है। तो 1/8 अगर आप 200 का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12.5%, दैट इज 25 kg आएगा। तो 25 किलो आयरन जो है ये आपके पास निकल गया कितने में से, ये आपके पास 200 किलो में से कितना 25 किलो आयरन निकल गया। अब बात करते हैं रिमेनिंग 300 किलो की। तो आपके पास यहां पर जो आयरन बचा वो कितना बचा, देखिए टोटल में अगर x kg था, यहां पर 25 kg 200 में से निकल चुका है, तो रिमेनिंग आयरन विल बी x - 25 दिस मच kg। अब बात करते हैं परसेंटेज की, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द रिमेनिंग ओर वॉज फाउंड टू बी 20% मोर देन द परसेंटेज इन द ओरिजिनल ओर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयरन इन द ओरिजिनल ओर। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि ये रिमेनिंग जो आपके पास ये बचा हुआ है और इसकी बात करिए, इसमें आयरन का परसेंटेज कितना आएगा, तो आयरन की क्वांटिटी x - 25 अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। ये आपके पास आयरन का परसेंटेज आया रिमेनिंग वाले में, इक्वल्स टू जो स्टार्टिंग में आपके पास आयरन का परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, दैट इज x अपॉन में कितना 500 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। ये स्टार्टिंग में आयरन का परसेंटेज आ गया। और स्टार्टिंग में जितना भी था इनिशियल में, ये जो रिमेनिंग वाला आया हुआ है इस वाले से 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा है तो यानी इसका 120% कर दीजिए आप, और अब ये सॉल्व कर लीजिए। कैंसलेशन करेंगे हम लोग, कैंसिल करके देखते हैं कि 100% ये 100% चला गया, ये आपके पास 100 तो ये 100 चला गया, यहाँ पर 500 120 है, यहाँ पे 500 है, ठीक है, यहाँ पे x है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये 0 से ये 0 चला गया, ठीक है, और आप देखिए 2 से 6 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, 25x माइनस 625 इक्वल्स टू 6x, 19x इक्वल्स टू 625। एक सेकेंड, एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे 3 बचा हुआ था, ये 18 आएगा, तो यहाँ पे 18 बचेगा, 18x, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये बनेगा 7x इक्वल्स टू कितना 625। x बराबर कितना आएगा 625 अपॉन में कितना 7। ये हमारे पास टोटल आयरन आ गया। हाउ मेनी केजी ऑफ आयरन वर देयर इन द 500 केजी। ठीक है, वही वैल्यू आ गई हमारे पास 625 अपॉन 7। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 से 8 टाइम्स 56 चला गया, फिर 6 बच गया 65, 7 से आपके पास कितना 9 टाइम्स। ठीक है, तो 89.2 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ गया। ठीक है, 7 से 8 टाइम्स 56, देन 65, 7 9 से 63 एंड 0.2 89.2 केजी अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ऑप्शन ई। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार अच्छे से देखिए, समझिए कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन को सही से रखिए। अगला सवाल, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं, अ स्कूल हैज रेज 75% ऑफ द अमाउंट इट नीड्स फॉर अ न्यू बिल्डिंग बाय रिसीविंग एवरेज डोनेशन ऑफ ₹1200 फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। If the people already solicited represents the parents of 60% of the students। देखिए, अगर मैं बेसिक लेमैन लैंग्वेज में अगर आपसे पूछूं कि एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है या एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सम टोटल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो अगर पूछा जाए कि जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या किया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स से डोनेशन लिया गया है। अब इसमें जितना भी पैसा रिक्वायर्ड था 75% पैसा ले लिया गया। 75% ये पैसे का डोनेशन हमें मिल गया, लेकिन 75% पैसे का डोनेशन कितने परसेंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिला 60% से। तो अगर हम लोग एवरेज बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि कितना अमाउंट डोनेशन हुआ था 75% डोनेशन हुआ था 75%, और कितने परसेंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से 60%। तो ये अगर मैं इसको वैल्यू निकालूं तो ये जाएगा 15 से 5 टाइम्स, 15 से 4 टाइम्स, 1.25 इसकी वैल्यू आएगी। ये इसकी एवरेज वैल्यू आएगी जो ये एवरेज डोनेशन हुआ। इन न्यूमेरिकल फॉर्म में मैंने इसको एक परसेंटेज बाय परसेंटेज कर रखा है, तो ये 1.25 का डोनेशन एक तरीके से हुआ है। अब आप एक सिंपल सी बात बताइए, 75% अमाउंट डोनेटेड हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना परसेंट बचा 25%। जो रिमेनिंग 25% का डोनेशन मुझे चाहिए वो कितने परसेंट स्टूडेंट से चाहिए भाई। 60% स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने तो डोनेशन दे चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने परसेंट बचे 40%। तो 25% अपॉन 40% करेंगे तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 टाइम्स 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 टाइम्स 5/8 दैट इज कितना बनेगा 0.625। अब ये देखिए कि जो पहले एवरेज था वो 1.25 था, फिर एवरेज आपके पास 0.625 है, ये आपके पास कितना हो गया हाफ हो गया, ये आपके पास हाफ हो रहा है। तो पहले अगर 1200 रुपए का डोनेशन एवरेज डोनेशन किया गया था, तो अभी डोनेशन एवरेज कितना हो जाएगा 600, क्योंकि देखिए 1.25 का हाफ 0.625 हो रहा है, तो वैसे 1200 का हाफ कितना हो जाएगा 600, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक वाज टू गेट अ 50% हाइक इन हिज पे, but the computer operator wrongly typed the figure as 80% and printed the new pay slip। ठीक है, he received his revised salary for 3 months before the organization realized the mistake। ठीक है, मान लीजिए पहले मंथ की बात करते हैं, तो अगर मान लो पहले इसकी सैलरी 100 रुपए थी, बढ़कर होनी चाहिए थी 150, क्योंकि 50% का इंक्रीमेंट एक्चुअल में हुआ था, बट रॉन्गली 80% टाइप्ड हो गया, तो अब उसको कितनी मिल रही होगी 180 रुपीज़। तो पहले महीने उसको मिला 180, सेकेंड मंथ कितना मिला 180, थर्ड मंथ कितना मिला 180, फोर्थ मंथ की बात करते हैं। अब मिस्टेक को रियलाइज कर दिया गया, मतलब हर महीने 30-30 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 30 रुपए एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे 30 रुपए एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे 30 रुपए एक्स्ट्रा मिला। अब क्या होगा कि इसको डिटेक्ट करना है, सॉरी डिडक्ट करना है। तो एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था 150, बट यहाँ पे 30 रुपए एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा मिला, तो बेसिकली कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इस 90 रुपीज़ को डिडक्ट करना है। तो 90 रुपीज़ का डिडक्शन करना पड़ेगा, और व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज करेक्ट न्यू सैलरी विल गेट इन द फोर्थ मंथ गेट इफ द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस करेक्ट मंथ इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज फोर्थ। ठीक है, ओके फाइन। तो आपके पास इसको अल्टीमेटली कितना सैलरी मिलेगा 60 रुपीज़। तो
ये नहीं पूछा जा रहा कि कितना डिडक्ट किया गया, डिडक्ट का परसेंटेज पूछा तो मुझे 90 रखना पड़ता। यहाँ पे करेक्ट डिडक्ट करने के बाद सैलरी कितनी मिल रही है तो वो बताना है। तो आपके पास सैलरी कितनी मिलेगी 4th मंथ में 60 रुपीज, आउट ऑफ कितना, जो करेक्ट सैलरी उससे निकालना है 150 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100%। 50 से कितना 3 बार, 50 से कितना 2 बार, 3 से कितने बार 20 बार, 22 का कितना 40%। तो 40% उसको सैलरी मिलेगा। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हर सवाल जो होता है, जो बड़े सवाल होते हैं वो हर बार टफ नहीं होते हैं, उनको समझने की कैपेबिलिटी बस होनी चाहिए, सही तरीके से समझिए। और कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम लोग बोलते रहते हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे पास मैथ्स या क्वांट का मतलब होता है न्यूमेरिकली यू हैव टू राइट समथिंग ऑन पेपर एंड देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कई बार स्टेटमेंट जो हम अपने दिमाग में बोलते हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और हमेशा ऑप्शन की मदद लिया करिए जहां पर भी अवेलेबल रहा करे। ठीक है, अ वेंडर सेल्स 50% ऑफ एप्पल्स ही हैड एंड थ्रोज अवे 20% ऑफ द रिमाइंडर। Next day, he sells 60% of the remainder and throws away the rest. What percent of his apples does the vendor throw? तो अब देखिए, मान लीजिए टोटल 100 एप्पल्स है, सपोज कर लीजिए। वेंडर सेल्स 50% ऑफ द एप्पल्स, 50 एप्पल यानी बिक गया, 50% ऑफ 100 he had and throws away 20% of the remainder। ठीक है, अब इस रिमाइंडर का 50 का जो 20% होगा, अब 20% कितने के बराबर होता है 1/5 के बराबर होता है। 1/5 ऑफ 50 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एप्पल्स जो है ये थ्रो कर दिया इन्होंने और ये इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। रिमाइंडर कितना बच गया 40। नेक्स्ट डे ही सेल्स 60% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रोज अवे द रेस्ट। 60% कितने के बराबर होगा 3/5 के बराबर होगा। ठीक है, तो 5 से कितना 8 टाइम्स 8 3 24। देखिए 3/5 ऑफ 40 निकालिए, 3/5 ऑफ 40 निकालिए, 5 से 8 टाइम्स 8 3 24 सोल्ड। ठीक है, एंड कितना रिमेनिंग बचा 16, थ्रो अवे द रेस्ट, ये भी थ्रो कर दिया इसने। व्हाट परसेंट ऑफ हिज एप्पल्स डज द वेंडर थ्रो? तो आपके पास कितना थ्रो किया 10 ये 16 ये, कितना हो गया हमारे पास 26, कितने का 100 का 26% थ्रो किया। नेहा गोज टू अ सुपर मार्केट एंड बॉट थिंग्स, ब्रैकेट में दिया टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, वर्थ ₹60। ठीक है, तो अगर नेहा गई मार्केट में तो उसने आपके पास 60 रुपए का सामान खरीदा और टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों आइटम्स थे। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं टैक्सेबल और दूसरी तरफ लिखेंगे नॉन टैक्सेबल। आउट ऑफ विच 40 पैसे वेंट ऑन सेल्स टैक्स। 40 पैसे वेंट ऑन सेल्स टैक्स। रेट जो आपके पास है वो कितना है 10% है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अगर टैक्सेबल में क्या होता है कि मान लीजिए कोई x रुपीस का सामान है, अब उसमें 10% मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली x रुपीस तो पे करना है, 10% एक्स्ट्रा पे करना है, तो कुल मिला के अगर मैं बोलूंगा तो मुझे 110% पे करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए इस टैक्सेबल आइटम का जो प्राइस है वो x रुपीस है। ठीक है, अब इसने कितना पे किया 10% टैक्स पे कर रहा है और टैक्स कितना पे किया गया 40 पैसे। तो आप सिंपल सी बात बताइए 10% ऑफ x यानी 1/10 भी लिख सकता था, 10% ऑफ x दैट इज इक्वल टू कितना है 40 पैसे। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 पैसे, दैट इज कितना 4 रुपीस, कितनी आ जाएगी 4 रुपीस। तो ये जो 4 रुपीस आया है ये बेसिकली इसका प्राइस आया हुआ है 4 रुपए। ठीक है, अभी क्या करना है कि इसमें टैक्स भी तो पे किया गया है, ये तो सिर्फ प्राइस है। ये वही वाली बात होगी कि सिर्फ प्राइस पे करके आप खरीद नहीं सकते। तो 4 रुपए तो जब आप ये नेहा शॉप में गई होगी तो 4 रुपए तो इसका क्या रहा होगा, इसका प्राइस रहा होगा, प्लस इसने 40 पैसे टैक्स पे किया हुआ है। 40 पैसे कितने के बराबर होगा 0.40 के, कितना हो जाएगा 4.40 रुपीज टोटल उसने पे किया था। तो नॉन टैक्सेबल आइटम का कितना बनेगा 60 में से 4.40 निकलेगा तो कितना बचेगा 55.60 रुपीज। ये आपके पास
नॉन टैक्सेबल आइटम का, क्योंकि इसमें तो कोई टैक्स पे करना नहीं था, तो ये नॉन टैक्सेबल आइटम का आपके पास टोटल आपके पास प्राइस निकलेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि 4 रुपीज जो आपके पास निकला यहाँ पे, तो 4 रुपीज को ही क्या कर देते हैं यहाँ पे 60 में से 4 को माइनस करेंगे और राइट आंसर हम लोग नन ऑफ दीज लगाएंगे यहाँ पे, बट नन ऑफ दीज का राइट आंसर नहीं है। 4 रुपए उसका प्राइस था, 40 पैसे टैक्स पे किया गया, 4 रुपए 40 पैसे पे किया गया, 60 में से 4 रुपए 40 पैसे आपके पास डिडक्ट करेंगे तो 55 रुपए 60 पैसे पे किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, its sale is increased by 80%, what was the net effect on the revenue? Price of article was reduced by 20% and sale is increased by, देखिए ये पूरा सक्सेसिव कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया है कि भाई सिंपल सी बात है, प्राइस और जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है, ठीक है, जितना भी क्वांटिटी का सेल्स हुआ है, यही आपके पास क्या बनेगा, नेट इफेक्ट ऑन रेवेन्यू बनेगा। ठीक है, ये आपके पास रेवेन्यू आएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने एक शर्ट 50 रुपए की है, मैं शॉपकीपर हूँ और मैंने 10 शर्ट सेल आउट किया एक दिन में, तो मेरी 500 रुपए का आपके पास टोटल आपके पास बिक्री हुई थी। ठीक है, तो रेवेन्यू जो आपके पास होता है प्राइस इंटू सेल्स होता है, तो 20% का रिडक्शन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, 80% का इंक्रीमेंट हो रहा है, नेट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू। ठीक है, ये निकालना है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100% होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20% का रिडक्शन प्लस यहाँ पे कितना 80%, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस 20 इंटू 80 डिवाइड बाई कितना 100, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 60 माइनस का 16 इक्वल्स टू कितना आएगा 44%, और ये 44% का हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइन आया तो इंक्रीमेंट आया। ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन 44% वाले हैं, तो इंक्रीमेंट वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी देख सकते हैं इंक्रीमेंट का परसेंटेज ज़्यादा है और डिक्रीमेंट का परसेंटेज कम है, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट ही आएगा, तो डिक्रीमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ पेंट पर बॉक्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड लेबर कॉस्ट डिक्रीज्ड by 30%, find the percentage change in total cost of painting a house। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं, ये बिल्कुल सही सॉल्व किया गया है। आप चाहे इसको रेशियो सॉल्व कर लें, चाहे आप इसको जो है फॉर्मूले से लगा लें। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, दैट इज सक्सेसिव का x प्लस एक्स वाई बाई 100, और एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें आप लोगों को बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कोई चीज़ इंक्रीमेंट होगा तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीमेंट होगा तो नेगेटिव साइन। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया, 44% इसका आंसर बनाए। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो कॉमन सेंस जरा सा लगाइए कि अगर हम लोग अपने घर में लेबर्स लगाते हैं और हम लोग को पेंटिंग करानी है, तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, दैट इज जितना पेंट आपको खरीदना पड़ेगा उसका कॉस्ट और प्लस लेबर का कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे आप, उनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में सक्सेसिव लगता है और प्लस साइन में वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट लगता है। अगर मैं अपने घर की पेंटिंग कराऊंगा तो जो उसका टोटल कॉस्ट रहेगा, ये पेंटिंग कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट ये बनता है। और पिछला वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर कितने इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेबर कॉस्ट क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, कितना परसेंट, 30% का डिक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कितने का आपके पास परसेंटेज चेंज आएगा, तो राइट आंसर विल बी कितना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कई लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के और अपना आंसर भी बता देंगे, प्लीज वो आंसर गलत है, उसको प्लीज सही कंसिडर मत करिए आप लोग, वो सरासर आंसर जो है गलत है। ठीक है, तो ये आपके पास था। एनीवेज, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज बेसिकली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए था। मैंने जानबूझ के इसको हटाया हुआ था कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट से अगर इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई लोगों का कॉन्सेप्ट यहीं पे ढीला रहता है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, जितने लोग आज का वीडियो देख रहे होंगे, अभी का वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज पिछले 4 पार्ट जरूर देखिए और बहुत अच्छे से देखिए। आप लोगों को ये सारी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। तो प्लीज इसका पूरा लुत्फ उठाइए, पूरा सीखिए इसको। ठीक है, जितना मैं बताना चाहता हूँ, एंड एज अ चैलेंज मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है, बट एक्सप्लेनेशन और ये जो रीजंस हैं जो मैंने पहले बता रखा है, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, Connie has a number of gold bars, all of different weights. She gives 24 lightest bars which weighs 45% of the total weight to Brennan, some
जो भी रहेगा, शी गिव्स 13 हैवीएस्ट बार्स विच वेज 26% ऑफ द टोटल वेट टू माया, शी गिव्स द रेस्ट ऑफ द बार्स टू ब्लेयर, हाउ मेनी बार्स डिड ब्लेयर रिसीव। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मेरे पास गोल्ड बार्स हैं और सभी जो है अलग अलग वेट के हैं, तो मैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। पहले सबसे कुछ सर्टेन जो है लाइटेस्ट वालों को एक तरफ कर देता हूं, मैं लाइटेस्ट वालों को एक तरफ कर देता हूं, फिर बीच में मीडियम वालों को रख देता हूं, ठीक है, और फिर हैवीएस्ट वालों को एक तरफ कर देता हूं। 24 लाइटेस्ट आपके पास बार्स हैं। अब देखिए वही फिर से बात हो गई, हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सम, जैसे एवरेज वेट की बात कर लीजिए, सम ऑफ वेट अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, ये ऐसे निकालेंगे। तो लाइटेस्ट बार की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45% आपके पास वेट आ गया, अपॉन में 24 लाइटेस्ट बार की बात करें तो 24 से डिवाइड कर दिए, तो 45% अपॉन 24 करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, ये देखिए, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया तो 15 बार, और 3 से कैंसिल आउट हुआ तो 8 बार, 15/8 बना। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1.875 के बराबर। ये इसका एवरेज वैल्यू आ गया, परसेंटेज में 1.875% लिख सकते हैं। हैवीएस्ट की बात करिए तो हैवीएस्ट आपके पास कितना है, देखिए 13 हैवीएस्ट वेट है, ये तो नंबर्स हैं, और टोटल वेट कितना 26%, तो यहाँ पे आएगा 26% डिवाइड बाई कितना 13, कितना आएगा इसका एवरेज 2%। तो 1.875 और 2% के बीच का वैल्यू आपके पास ये मीडियम वाला बनेगा। एवरेज वेट जो हैवीएस्ट वाला रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा, लाइटेस्ट वाला सबसे कम रहेगा, मीडियम वाला बीच का रहेगा। अब देखिए टोटल वेट आपके पास जो भी जितने भी मेरे पास गोल्ड बार होंगे भाई, टोटल वेट उनका 100% होगा। 100% में से 45 तो लाइटेस्ट वाले मैंने एक तरफ कर दिए, 26% हैवीएस्ट वाला एक तरफ कर दिया, तो 26 और 45 दिस बिकम्स 71, तो रिमेनिंग परसेंटेज कितना आ गया, 29% आ गया ऑफ। अब देखिए यहां पर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ गोल्ड बार्स की। अगर सपोज कर लीजिए अब ये नंबर ऑफ गोल्ड बार्स यहाँ पे मीडियम वाले कितने होने चाहिए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 14 पुट करूं, ठीक है, तो सपोज कर लो n बराबर मैंने 14 पुट किया, तो ये 29/14 दिस विल बिकम 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग मतलब मीडियम वाला जो होना चाहिए वो इस रेंज में लाई करना चाहिए, ये तो हैवीएस्ट से ज्यादा हो गया, मतलब 14 नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जो 1.875 और 2 के बीच में आएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 15 अगर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे n बराबर 15, मान लीजिए 14 तो सेटिस्फाई नहीं किया, 15 पुट करेंगे, तो 29/15 अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक 1.9 समथिंग, अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये आपके पास रेंज में सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल अभी जस्ट आई गेस हमने किया था, व्हेन द आर्टिकल सेल्स, ओके, ये क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, 64th क्वेश्चन ये हो चुका है, अभी जस्ट हमने कराया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है गेस। ठीक है, चलो ये आपके पास क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर अभी हमारे पास कितना आया था, 44% इंक्रीमेंट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन इन रिड्यूस्ड फॉर्म is such that when it is squared and then its numerator is reduced by 33.33%, मतलब 1/3 का रिडक्शन हो गया, and the denominator is reduced by 20%. Its result is twice the original fraction. The sum of numerator and denominator आपको निकालना है। कोई फ्रैक्शन अगर हमारे पास n/d रहा होगा, तो n/d का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, n² d² इक्वल्स टू, जो भी न्यूमरेटर है अगर उसको 1/3 कम कर दिया जाएगा तो वो कितना बन जाएगा, बेसिकली 2/3 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है अगर 1/5 अगर कम कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो निकालना हम लोग को, तो देखिए n से ये n एक चला गया, d से d चला गया, ठीक है, ओके, फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड form is such that when it is squared and then its numerator is reduced by 33 point, its result is twice the original, okay sorry ये मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, इसको एक सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। चलिए पहले अगर मान लीजिए ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d था, तो बोल रहा है कि पहले इसको स्क्वायर किया जाता है, n² और ये d², फिर क्या बोला गया, and then
इसके बाद न्यूमरेटर को 1/3 मतलब इसका जो n स्क्वायर किया गया इसको 1/3 आपके पास रिड्यूस किया गया है, तो 1/3 रिड्यूस करेंगे कितना बन जाएगा 2/3 ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर जो आपके पास स्क्वायर किया गया अब वो कितना 20% इसको रिड्यूस किया जा रहा है, 20% मतलब कितना 1/5, तो आपके पास कितना हो जाएगा 1/5 रिड्यूस करेंगे तो कितना बनेगा 4/5, 4/5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इट्स रिजल्ट इज ट्वाइस द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ट्वाइस द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए n/d यहाँ पे चला गया, 2 से 2 ये चला गया, अब ये आपके पास n/d जो आ रहा है वो बेसिकली कितना बना 4 3 12 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, 12/5 आपके पास ये आ गया। तो आपके पास पूछा हुआ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बताइए, तो 12 और 5 का सम कितना 17, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द मॉक कैट, द टेस्ट पेपर कंटेन 3 सेक्शंस नेमली QA, DI एंड वर्बल एबिलिटी जो होता है आपके पास। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी। ठीक है, द परसेंटेज मार्क्स इन ऑल वर्बल एबिलिटी वाज इक्वल टू द एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स इन ऑल द 3 सेक्शंस। मतलब जो इधर मैं एवरेज मार्क्स लिखूंगा यहाँ पे जो भी आपके पास एवरेज रहेगा, तो जो भी आपके पास एवरेज था और जो वर्बल एबिलिटी वाला मार्क्स था, परसेंटेज मार्क्स था, ये दोनों बराबर थे। ठीक है, जो तीनों का मिलाकर एवरेज था और वर्बल एबिलिटी वाला ये बराबर था। ठीक है, और कोइंसिडेंटली इफ वी रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑफ QA, ठीक है, इसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, 2 डिजिट आपके पास परसेंटेज रहा होगा, तो जो इसको रिवर्स करेंगे तो DI मिलेगा। QA का अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 23 है, तो 23 को पलटने के बाद 32 बन गया, तो वो आपके पास DI बन जाएगा। ठीक है, तो QA वाले को रिवर्स करेंगे तो वो DI बनेगा। फाइन, अब बोला हुआ है द परसेंटेज मार्क्स इन वर्बल एबिलिटी स्कोर्ड बाय स्टूडेंट कुड बी। देखिए कुड बी का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास पॉसिबिलिटी बेस्ड हो चुका है, पॉसिबिलिटी बेस्ड हो चुका है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है कि जैसे देखिए सबसे पहली बात है कि यहां पे डिजिट्स को इंटरचेंज करने की बात की जा रही है। अगर मैं QA की बात करूं, इसके डिजिट्स की बात करेंगे ना, तो यहां पे मान लीजिए AB बनेगा, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10A + B लिखेंगे। मैथमेटिकली इसको लिखने का यही तरीका होता है, फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं 10A + B। और DI क्या होगा भाई, QA का पलटने पे DI मिलेगा, तो ये बनेगा BA, तो ये बनेगा 10B + A। अब ये 10B + A कैसे आ रहा है, बस हम लोग प्लेस वैल्यू को इनके डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। A का यूनिट प्लेस है तो A × 1 हुआ, B का 10th प्लेस है 10 × B हुआ, सेम यहाँ पे भी किया गया। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए 10A + B है, तो ये आपके पास कितना बनेगा 10B + A बनेगा, ये आपके पास आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए द परसेंटेज मार्क्स इन वर्बल एबिलिटी स्कोर्ड बाय स्टूडेंट कुड बी। ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये वाला जो एवरेज मार्क्स है वो तो इसके बराबर आ ही जाएगा, तो रिमेनिंग वाला कितना रहेगा। जैसे एग्जांपल, ठीक है, वर्बल एबिलिटी के मार्क्स के बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या हो सकता है, मान लो जैसे एग्जांपल मैंने 81 ले लिया। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 81 ले लिया। ठीक है, तो अगर ये 81 हुआ तो यहाँ पे भी एवरेज 81 आएगा। अब ये तो एवरेज 81 आ गया, ये तो पूरा कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर भी कितना आएगा, ये 81 और ये 81 होना चाहिए भाई एवरेज मेंटेन करने के लिए। ये 81 और ये 81 होना चाहिए, मतलब QA और DI 81 होना चाहिए। इसका मतलब इनका सम कितना होगा भाई 81 81 कितना 162। अब देखिए जब ये एवरेज मेंटेन कर ही रहा है तो इसकी तो बात करेंगे ही नहीं। अब ये 81 QA हो गया, DI 81 हो गया, ऐसा मैंने मान लिया कि भाई QA भी 81 है, DI भी 81 है, VA तो 81 है ही, तभी तो एवरेज 81 हो रहा है। तो बेसिकली QA और DI का जो सम आएगा वो कितना आएगा 162 आएगा। लेकिन अगर मैं QA और DI का मैं सम करूं 10A + B और 10B + A, तो इसका मतलब हमारे पास कितना बनेगा 11A + B बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर भी QA और DI का जो सम आएगा वो 11 का मल्टीपल बनेगा, वही मेरा आंसर रहेगा। इसीलिए हमारे पास 81 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप 48 रख के देख लीजिए, देखिए ये 48 आएगा तो VA भी 48 बनेगा। इन दोनों को भी 48 करेंगे तभी तो एवरेज मेंटेन होगा, यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए 96। देख लीजिए 96 आपके पास 11 का मल्टीपल नहीं बना। आप 66 की बात करिए, अगर ये 66 होगा तो वर्बल एबिलिटी भी 66 होगा।
इन दोनों को 66 रखेंगे क्योंकि भाई हमें एवरेज मेंटेन रखना है। 66 का डबल कितना आएगा हमारे पास, 132 आएगा। ये 11 का मल्टीपल आ गया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना है मैं आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझते चलिए हर एक चीज को। और देखिए एक चीज मैं बोल देता हूँ कि जब क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है तो जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में हर चीज को समझ जाते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है टीचर के एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए। एवरेज क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। प्लीज डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज अ कूल किड कि आपको एक एक चीज इक्वेशन वाइज प्रूव करके दिखाया जाएगा। कई बार मैंने बोला है कि स्टेटमेंट वाइज जो दिमाग में हम लोग बोलते रहते हैं उसी सवाल सॉल्व हो जाता है। यही होता है क्वांट और आपके पास जो मैथ्स होती है उसमें यही डिफरेंस होता है। हमेशा हमें बार बार गिवन और ये सब चीज़ें नहीं लिखनी होती है, हमें शब्दों को खेलना होता है। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ उसको दिमाग में दोहराते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और हमें कोई एक वो कड़ी पकड़नी होती है जिससे सवाल को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जो वो एक लूप होल होता है वो आपको एग्जामिनर देता है कि आप उसी लूप होल को पकड़िए। और आपके पास हिंट दिया हुआ है एज अ, आपके पास हेल्पिंग हैंड होता है। ये दोनों को मैच करा के आंसर निकाल लीजिए, ये हमें सीखना होता है, ठीक है। सो हम लोग फर्दर आने वाले वीडियोस में और भी सब चीज़ें सीखेंगे। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट वगैरह करके। और 66 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी देखिए 2-3 पार्ट मुझे भी और कराना है। मैं भी वोटिंग पार्ट नहीं कराया मैंने। अभी मैंने सेल्समैन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराए हुए हैं। कुछ और भी मिसलेनियस क्वेश्चन शायद हो सकते हैं। तो ये सीरीज चलती रहेगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पे जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं, मैं आप लोगों को परसेंटेज कराया, काफ़ी सारी चीज़ें करा चुका हूँ मैं। देन रेशियो कराऊंगा मैं, देन एवरेज कराऊंगा, देन मिक्सचर एलिगेशन कराऊंगा। हर टॉपिक में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो भी टॉपिक इस आपके पास चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा वो आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से लेके क्वेश्चंस का जितना भी सिलेक्शन हो सकता है वो सारी चीज़ मैं कराऊंगा, ताकि आपको कोई और बुक को रेफर ना करना पड़े, ठीक है। और देखिए परसेंटेज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कुछ सर्टेन चीज़ें जैसे उसमें बता रखी हैं कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एलिगेशन से भी किया सकता है। शायद उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, वो मैं एलिगेशन में हर क्वेश्चन को रिपीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग। प्लीज गिव प्रॉपर फीडबैक्स। थैंक यू।